नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, यदि बिहार के नजरिए से कहें तो बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज से सहयोग शिविर की शुरुआत की है। महीने में 2 मंगलवार को सहयोग शिविर लगेंगे। सरकार को पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, मतलब पंचायत में ही समस्याओं का समाधान हो जाए। देखिए, सहयोग पोर्टल भी खोला गया है और नंबर्स भी जारी किए गए हैं। सम्राट चौधरी ने आज इसके प्रारंभ में कहा, वह गए थे छपरा। उन्होंने कहा कि देखिए, समस्याओं का निदान बिल्कुल तय समय सीमा में होगा, सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की जा सकेगी। और आज सभी जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, सभी अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। तो सम्राट चौधरी ने कहा 30 दिनों के भीतर शिकायत मिली तो। इस बीच शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग पदाधिकारी को 2 बार नोटिस जाएगी और यदि 30 दिनों में समस्या का निदान न हुआ तो 31वें दिन जो प्राधिकारी हैं वह स्वतः निलंबित हो जाएंगे। तो यह बड़ा फैसला बिहार के नजरिए से, यदि सम्राट चौधरी इसे पूर्ण रूप से लागू करा पाए तो बिहार के परेशान लोगों को कुछ मदद मिलेगी। देखिए, सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया इस और हम लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि यदि सैटेलाइट टाउन बनाने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जमीन के डेवलपमेंट के बाद 55% वापस किया जाएगा किसानों को, लेकिन यदि किसानों के घर में जो लैंड ऑनर्स हैं उनके घर में अभी कोई समस्या हो गई, शादी की जरूरत आ गई, तो फिर जमीन के बदले पैसा कहां से आएगा। तो आज सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन दिया जाएगा और 4 गुना मुआवजा अभी भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी राहत है। लेकिन अब हार्डकोर पॉलिटिक्स की ओर चलते हैं। पहले चर्चा हम लोग उसकी ही करेंगे। आनंद मोहन का जो तूफान खड़ा है, नीतीश कुमार अब एक्टिव हो गए। शायद उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी होगी कि कहा जा रहा है कि उनके इर्द गिर्द रहने वाली चंडाल चौकड़ी। तो देखिए, सीधे टारगेट किया गया नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोगों को। यह भी कहा गया कि थैली से, पैसे से टिकट बेचे जा रहे हैं और मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो आनंद मोहन शांत नहीं हो रहे। बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इतनी तक चर्चा है कि आनंद मोहन नई पार्टी बना सकते हैं। तो आनंद मोहन को जवाब देने के लिए कल जेडीयू के कई नेता सामने आ गए थे। ललन सिंह, पहले से ललन सिंह और आनंद मोहन में आमने सामने कुछ नहीं हुआ है। ललन सिंह ने तो सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी बताया था और यह कहा था कि वह नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। तो नीतीश कुमार जो रोज सुबह निकलते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन अभी का जाना यह राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वह ललन सिंह के घर गए और संजय सिंह के घर पहुंच गए, विधान पार्षद संजय सिंह के घर, जिन्होंने कल आनंद मोहन को बहुत खरा खरा सुनाया था, बहुत खरा खरा सुनाया था। बात वहां तक पहुंच गई थी कि आप नबीनगर कैसे जीते हैं पता है ना आपको। संजय सिंह कौन है? देखिए, जब आनंद मोहन इधर उधर थे, जेल में थे, फिर राजद से करीबी हो गए थे, तब संजय सिंह को आगे कर राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश जेडीयू कर रहा था। महाराणा प्रताप का अभियान, महाराणा प्रताप को आगे लाकर यह सब प्रयास। तो नीतीश कुमार भी अब सक्रिय हो गए हैं और जेडीयू के भीतर जो कुछ चल रहा है वह पार्टी की सेहत के हिसाब से सही नहीं है, यह तो सभी मानेंगे। तो पहले हार्डकोर पॉलिटिक्स की बात कर ले, क्योंकि बिहार के लोग यही सुनना पसंद करते हैं। फिर हम लोग आते हैं सम्राट चौधरी ने जो किया है, जो कहा है और जो आगे दिखने वाला है। अजीत जी, देखिए, ये हमको नहीं लग रहा था कि बात इतनी आगे बढ़ेगी, इस तरह से बात जी, बिगड़ने की हद तक बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम्म, एक नाराजगी थी आनंद मोहन के अंदर, जो नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी। हमने कल भी कहा था आपके साथ बातचीत करते हुए कि मिसटाइम्ड है ये नाराजगी, उनको पहले बतानी चाहिए थी, या अपनी जो बातचीत हुई है उसके लिए पहले आमने सामने बैठ करके बातें करनी चाहिए थी। वो कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं कि उनको मीडिया में जाकर के शिकायत करनी पड़ेगी अगर जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा कराने के लिए। तो ये जी, बात उनको पहले कर लेनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ से भी, मतलब जेडीयू के जो करता धरता लोग हैं उनके तरफ से भी उनके साथ, आनंद मोहन के साथ किए गए वादे का सम्मान करना चाहिए था। अब वो उस समय नहीं हुआ। अब ये टाइम तो अब निकल गया। अब तो नाराजगी जताने का, नीतीश कुमार को जिस दिन हटाया जा रहा था, मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया जिस दिन शुरू हुई,
उस दिन जी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग आएंगे सामने आकर के बोलेंगे, जो नीतीश कुमार के पुराने जानकार लोग हैं, उनके पुराने करीबी लोग हैं, या जो इस प्रोसेस में कम से कम नहीं शामिल है। जो शामिल थे हम्म उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो हकीकत हम्म, जानते थे कि किन स्थितियों में बदलाव किया जा रहा है। तो उस समय जी आनंद मोहन भी नहीं बोले, अरुण कुमार भी नहीं बोले, एक आध इधर उधर कोई ऐसा जो जिस बात का कोई मतलब नहीं था वो लोग बोल रहे थे। हम्म अब भी उन्होंने बोला आनंद मोहन ने, तो उन्होंने अपना पॉइंट, होता ना कि आपने एक पॉइंट रेज कर दिया, वो पॉइंट हम्म, आपका नोट कर लिया गया, बात खत्म हो गई। ये जी नहीं लगना चाहिए है कि आप पार्टी के विरोधी या पार्टी का नुकसान करना चाह रहे हैं, ये हम्म मैसेज नहीं जाना चाहिए। जी चूंकि ऐसे ही जेडीयू थ्रेटेंड है, जेडीयू की राजनीति ऐसे ही, जेडीयू में जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे और पहले भी चर्चा की है कि बक्सर भोजपुर हारने के बाद जेडीयू के अंदर क्या सब हो रहा है और हम्म बीजेपी के साथ रिश्तों को लेकर के कैसी चर्चा है, ये सब हम लोग जान रहे हैं। और जी जेडीयू के अंदर लीडरशिप का कितना बड़ा क्राइसिस है। एक लीडर नहीं है जो अपने दम पर पूरे बिहार में जाकर के और जेडीयू के वोट को एकजुट कर सके। कोई हम्म ऐसा भी नहीं है जो अपनी जेब से पैसा निकाल करके पार्टी संगठन के लिए काम करे। तो पार्टी ऑलरेडी बिल्कुल थ्रेटेंड है, पार्टी हम्म ऑलरेडी मतलब वर्ज ऑफ कोलैप्स है। हम ये कह रहे हैं, हम्म हम खुद ही बार बार कहते रहे कि अभी 4 साढ़े 4 साल कोई खतरा नहीं है, लेकिन जी जब बिखरने की शुरुआत हो जाती है तो फिर कोई समय नहीं लगता है उसमें चीजों को बिगड़ के खराब होने में। तो हम्म इसलिए इस समय जब आनंद मोहन जैसे जिम्मेदार नेता का, पुराने नेता का, देखिए वो नीतीश कुमार के साथ उम्र में भी 4 5 साल का ही अंतर है उनका, और दोनों हम्म 4 5 साल आगे पीछे ही विधायक बने हैं। दोनों की राजनीति बड़ी पुरानी है, और दोनों लोग, ज्ञानेश्वर जी, हमको ध्यान है जब आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी कामयाब नहीं हुई थी और नीतीश हम्म कुमार की समता पार्टी भी जब कामयाब नहीं हुई थी 95 के चुनाव में, 324 सीट में आनंद मोहन की पार्टी 1 सीट जीती थी और नीतीश कुमार की पार्टी 5 सीट जीती थी। तो हम्म उसके बाद दोनों की पार्टियों का मर्जर हुआ था, मतलब आनंद मोहन ने अपनी पार्टी का बिल्कुल मर्जर कर दिया था समता पार्टी के साथ, और वो समता जी पार्टी के साथ चले गए थे। और एक हम्म आध मौका छोड़ दीजिए तो जनरली लालू यादव की पार्टी के विरोध में ही उन्होंने राजनीति की। हम्म 1990 तक जनता दल में जब जीते थे 1990 में आनंद मोहन, तब तो लालू यादव की पार्टी नहीं थी वो, और उसके बाद तो वो लड़ते रहे लालू यादव से। बस ये बीच का थोड़ा समय जब वो आरजेडी के साथ रहे, अन्यथा वो आरजेडी के हम्म, विरोध की पॉलिटिक्स करते रहे। तो इसका जी मतलब कि आरजेडी विरोध की पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा है वो। तो उनकी हम्म जरूरत पार्टी को भी है, और उनको भी एक पार्टी की जरूरत है, इस बात में उनको भी समझने की जरूरत है। जब एक जी समय देखिए, जब 2014 में उनका मामला बिगड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हो पाई लवली आनंद, और आरके सिंह आगे आरा से लड़े, उनको हम्म समाजवादी पार्टी से लड़ना पड़ा था। और क्या क्या स्थिति बिल्कुल हो गई थी वो हम लोगों ने देखा था। 40 45 हजार, कुछ 50 हजार के करीब वोट आया था उसी शिवहर में। वो उनका अपना निजी वोट था, इसमें कोई संदेह नहीं, उनकी अपनी एक निजी फॉलोइंग है, लेकिन उनको भी एक मजबूत पार्टी की जरूरत है। इस समय जी उनका अपना भले करियर कुछ नहीं दाव पर है, लेकिन दोनों बेटों का करियर है, चेतन आनंद का भी, अंशुमान आनंद का भी, तो उसका भी बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दोनों तरफ जरूरत है एक दूसरे की, उनको पार्टी की जरूरत है, जेडीयू की जरूरत है, एनडीए के साथ रहने की जरूरत है, और एनडीए जेडीयू में भी एक उनके जैसे नेता की जरूरत है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है ज्ञानेश्वर जी की उनकी नाराजगी अपनी जगह है, उन्होंने एक नाराजगी जाहिर कर दी, उन्होंने अपना पॉइंट रेज कर दिया, उनका हम्म पॉइंट नोट भी कर लिया कि अब ये मामला उनको खत्म करना चाहिए एक जिम्मेदार नेता की तरह, कि ये हम्म मामला अब खत्म हो जाए। अब पार्टी के अंदर उनकी बात तो चली गई ना जहां उनको कहना था। और अभी आप बताइए ज्ञानेश्वर जी की आज वो अगर कोई जोखिम ले लेते हैं तो क्या हासिल होगा? अब तो जो जी हासिल होना है वो 29 और 30 में ही हासिल होगा ना। अभी तो कोई ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं बन रही है ना कि आप अलग पार्टी बना लें या फिर वापस आरजेडी में चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, या कहीं और चले जाएं तो कोई जगह मिल जाएगी। ये तो जी अभी नहीं होना है। तो अभी क्यों इस बिल्कुल बात का जोखिम लेना है उनको? ये हम्म अभी की स्थिति, अभी तो एक जरूरत है कि वो जेडीयू बीजेपी की राजनीति पर नजर रखें, जेडीयू बीजेपी में क्या हो रहा है और पार्टियों में, सहयोगी दलों में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से वो अपनी पोजिशनिंग करें। जहां तक नीतीश कुमार की बात है ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार को हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर उनका दिमाग 10 मिनट भी काम कर रहा होगा सही तरीके से, तो हम्म वो जितनी बारीकी से राजनीति को समझते हैं और जिस तरह से हैंडल करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। ये हम्म एक उनका, ललन सिंह तो उनके दोस्त हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके यहाँ आना जाना उनका रहता है। ये ये प्योर मैसेज देने के लिए वो गए हैं संजय सिंह के यहाँ, संजय एक सिंह का मैसेज देने के लिए, बिल्कुल और एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। तो एक इसका हम्म मतलब कि वो अपने, जब उन्होंने अपने राजनीति के हिसाब से सोचा, एक मैसेज दे दिया नीतीश कुमार ने, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी जो आनंद मोहन ने उनके लिए कही है, कि उनको बिल्कुल जिंदा दफन कर दिया गया। हमने कल भी कहा कि ये चॉइस ऑफ वर्ड जो है, शब्दों का जो चयन है उनका, वो अपना एक वो किसी तरह के शब्द का चयन करते हैं। वो चाहते तो बिल्कुल ये भी कह सकते थे कि नीतीश कुमार को हाशिए में डाल दिया गया, जीते जी उनको घर बिठा दिया गया। तो ऐसा हम्म बहुत सारे लोगों के पास साथ होता है। हम लोग कल भी कह रहे थे कि लालू यादव भी जीते जी घर ही बैठ गए, वो कौन जी सा क्या कर रहे हैं।
और हम्म। अनेक बड़े नेताओं के बारे में हम लोगों ने देखा है, लेकिन उन्होंने जो कहा कि दफन कर दिया गया, फिर ये कि उनको, निशांत को और नीतीश कुमार दोनों को डॉक्टर की जरूरत है, ये नहीं, बातें अच्छी नहीं। ये सबसे गंभीर बात जो कहा जा रहा है कि चुभी है नीतीश कुमार को, कि आनंद मोहन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इसलिए दिया गया कि पिता और पुत्र दोनों को, और भी कड़े शब्दों में कहा आनंद मोहन ने कि दोनों को इलाज की जरूरत है और डॉक्टर की जरूरत है। तो यह बात नीतीश कुमार को ज्यादा बुरी लगी है। और देखिए, जो आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, उनके समझ, उनके सामने भी गजब की परिस्थिति है कि वह पुत्र धर्म का निर्वहन करें कि राजनीति करें। देखिए, पिता आनंद मोहन आरा बक्सर के चुनाव में राधाचरण सेठ के खिलाफ खुलेआम थे, और पुत्र को जेडीयू पार्टी की निष्ठा से जुड़े होने के कारण उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ा। तो आनंद मोहन ने जो यह बात कह दी कि पिता पुत्र मतलब नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों को इलाज की जरूरत है, यह आरोप जो है शायद नीतीश कुमार ने अपने पर ले लिया है। यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी है। नहीं अच्छी लगी होगी ज्ञानेश्वर जी, और ये बात उनको अपने बारे में तो जो कहा, बेटे के बारे में उनको ये बात बिल्कुल वो उनको बुरा लगा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं ना, वो लेके आए ना जी। राजनीति में, उनको उनकी यात्राएं हो रही हैं, उनको मंत्री बनाया गया। और जब पिछली बार मंत्री नहीं बने थे, जो नवंबर में जो सरकार बनी थी पिछले साल, तो वो नीतीश कुमार के कारण नहीं बनी थी। ऐसा नहीं था कि चेतन आनंद ये, माफ करिएगा, निशांत नहीं बनना चाहते थे या निशांत के आसपास के लोग नहीं बनने देना चाहते, तो बनना चाह रहे थे, उनकी बातचीत तय हो गई थी। नीतीश कुमार ने रोका, घर के लोगों से कहा कि अरे जब हम ये हैं तो निशांत की क्या जरूरत है। तो वो निशांत को अपने तरह से आगे बढ़ाना चाह रहे थे। अब अपने तरह से आगे बढ़ाने में उन्होंने निशांत का क्या किया है वो हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने इस उम्र तक नहीं तो वो अब तक राजनीति में एस्टेब्लिश हो चुके होते, पार्टी संभाल रहे होते, जैसे दूसरे बाकी नेताओं के बच्चे संभाल रहे हैं, और कोई उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है। भाई उदयनिधि स्टालिन तो संभाल ही रहे हैं ना पार्टी, विधायक दल के नेता हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे विधानसभा में, वहां तमिलनाडु की विधानसभा में तो तीसरी पीढ़ी है ना करुणानिधि की, तो संभाल रहे हैं, तो कहां कोई सवाल उठा रहा है। वो तमाम लोग जो नीतीश कुमार के ऊपर वंशवाद के अभी आरोप लगाएंगे, वो सब लोग उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। अनेक लोगों की तीसरी पीढ़ी राजनीति में आ गई और मजबूती से स्टैब्लिश हो गई। एसटी देवगौड़ा की तीसरी पीढ़ी स्टैब्लिश हो गई है, एनटीआर की तीसरी पीढ़ी, एनटी रामाराव की तीसरी पीढ़ी स्टैब्लिश हो गई। तो नीतीश कुमार अपने बेटे को अगर राजनीति में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं अपने आखिरी समय में, फेग एंड में आकर के अपनी राजनीति समाप्त करने के बाद, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इसलिए ये बात ज्यादा बुरी लगी होगी कि उनके बेटे के स्वास्थ्य को लेकर के आनंद मोहन ने एक बात कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। अब ये बात अगर, ऐसा तो है नहीं कि आनंद मोहन को या चेतन आनंद का एक्सेस नहीं है निशांत कुमार के पास या नीतीश कुमार के पास। आप उनको कहिए, अगर आपको कुछ लगता है कि इनमें, इनकी सेहत में किसी तरह की गड़बड़ी है, तो उनको कहिए कि इसको ठीक कराइए, या इस तरह के इनको सुझाव की जरूरत है। ये पब्लिक में कहना, डर्टी लाउंड्रिंग जो मतलब डर्टी क्लॉथ्स का पब्लिक लाउंड्रिंग जो है वो ठीक नहीं है। आपके अगर कुछ गड़बड़ी है जेडीयू के भीतर, तो इस तरह से सार्वजनिक रूप से बैठ करके उसका खुलासा करने से किसी का भला नहीं होना है। मतलब जेडीयू का तो जो होना है सो होगा, आनंद मोहन जी का भी कोई भला इससे नहीं हो जाएगा। इससे अब आपकी क्रांतिकारी वाली छवि से आप क्या हासिल कर लीजिएगा? उल्टे चेतन आनंद की राजनीति के ऊपर ग्रहण लग जाएगा। अब 3 साल 4 साल फिर आप उनसे संघर्ष करवाइएगा, 4 साल के बाद क्या जब पता है कि स्थितियां किस तरफ जाएंगी। अभी उनकी जो राजनीति है, या उनको उस राजनीति के हिसाब से अपनी बात उनको कह देनी चाहिए थी, वो कह दी। वो उसमें कोई हम कल भी कह रहे थे कि उनको अपनी नाराजगी जाहिर करने का पूरा हक है। अगर कमिटमेंट नहीं पूरा किया गया तो वो करना चाहिए, लेकिन अब समाप्त करना चाहिए इस चैप्टर को, और ये मैसेज देना चाहिए कि आप, जो वजह है आनंद मोहन के गुस्से की, जो 2 वजह बताई जा रही हैं, एक चेतन आनंद तो है ही, और जिसके बारे में शायद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तब मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, बातचीत की थी कि आपने भतीजे का ख्याल रखा है ना, और शायद नीतीश कुमार ने कहा था लिस्ट में नाम है, लेकिन कहां से गायब हो गया यह पता नहीं। लेकिन इससे अधिक नाराजगी की वजह है श्वेता गुप्ता का मंत्री बन जाना, क्योंकि श्वेता गुप्ता का मंत्री बनना शिवहर की राजनीति को समझते हैं। वहां लवली आनंद के खिलाफ चुनाव भी लड़ रही थी ऋतु जायसवाल, तो वहां वैश्य राजनीति, पहले भी वहां रमा देवी थी। तो जो श्वेता गुप्ता मंत्री बनी है, उनके पति डॉक्टर वरुण पहले से विवादों में रहे हैं। 2019 में उन्हें किन परिस्थितियों में टिकट दिया गया था, कैसे वापस दिया गया था। तो आनंद मोहन को गुस्सा इस बात का है कि शिवहर का फैसला भी बगैर उनसे पूछे, बगैर उनसे राय मशविरा किए किया गया, और वह बहुत अधिक नाराज एक सांसद से, जेडीयू के सांसद से है, जो नीतीश कुमार के करीबी है। जी बिल्कुल ठीक बात है। वो अपने क्षेत्र की राजनीति है उनकी, और सांसद उन्हीं के क्षेत्र से, उन्हीं के आसपास के क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के निश्चित रूप से होगी। देखिए 5 साल राजनीति करने के बाद चेतन आनंद की कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गई, वो शिवहर छोड़ करके नवीनगर लड़ना पड़ा। अगर लोकसभा चुनाव बहुत मुश्किल से जीते, जो संजय सिंह कह रहे थे आज।
बिल्कुल बहुत मुश्किल से जीते और लगातार ऊपर नीचे होता रहा था और कई दोबारा काउंटिंग भी हुई वहां। तो ये अब अच्छा, अब अगर लोकसभा चुनाव में फिर लवली आनंद को शिवहर बदलने की बात होती है और ये होता है कि वैश्य लड़ाया जाएगा, यहाँ एनडीए की एक होलसम पॉलिटिक्स होती है ना, एनडीए का तो एक साथ मिलकर के प्लान बनेगा। तो उस बिल्कुल प्लानिंग में अगर ये हो कि वैश्य लड़ाया जाएगा यहाँ, पिछली बार तो मान लीजिए कि एक लहर थी नीतीश कुमार के साथ के प्रति लोगों की सद्भावना थी, तो लोकसभा में भी फायदा मिला, विधानसभा में भी मिला। अगर अगली बार की स्ट्रेटजी अलग बनती है और वैश्य लड़ाने की बात होती है, और तब भी देखिए रितु जायसवाल ने कितना नजदीकी मुकाबला बना दिया था। अब तो खैर रितु जायसवाल भी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चली गई है, तो वो एक अलग कहानी वहां होगी। अभी गई अब नहीं है, ठीक गई है, नहीं है, हाँ मतलब गई नहीं है, वही हमको अभी ध्यान है, गई नहीं है, लेकिन आरजेडी से हाँ, तो उनकी दूरी हो ही गई है, जहां बिल्कुल जिसके टिकट बिल्कुल। पे चुनाव लड़ी थी। तो अब वो वैसे लड़ाने की बात होती है, तो लवली आनंद के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर बदलेगी तो कहाँ जाएंगी? ऑलरेडी वैशाली हम्म, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑक्यूपाइड है। आरा ऑलरेडी, बिल्कुल। वो आरा में पता नहीं, अब आरा हो सकता है, लेकिन अब कहाँ कहाँ जाकर के चुनाव लड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के बाद? तो आनंद नहीं, मोहन की किसी भी, औरंगाबाद भी है अजीत जी। औरंगाबाद भी है, वो भी खाली सीट है, हाँ औरंगाबाद भी खाली सीट है, और नबीनगर वही विधानसभा है। इसके जी। बावजूद हर नेता के लिए सबसे प्रिय चीज उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, क्या सर, हम्म जो हम्म कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रूम करता है वो उसमें दखल होने पर परेशानी होती है। तो ये आनंद हम्म मोहन की एक दो बातें हो गई, एक तो चेतन आनंद को मंत्री बनाने की बात, और जो वो कमिटमेंट किया गया था जब आए थे, उस कमिटमेंट के साथ वो सरकार की मदद करने आए थे, नहीं बनाया गया। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस इलाके में उनसे पूछे बगैर फैसले हो रहे हैं। और आनंद मोहन हम्म कोई ऐसे नेता तो है नहीं, इतने छोटे मोटे नेता तो है नहीं कि आप इग्नोर करके कि वो, ये बात जेडीयू के लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो हम्म जेडीयू के पास उनसे वो नेता बड़े नहीं बने हैं, उनकी अपनी राजनीति है जिससे वो बने। हम्म। तो उनसे पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए। दोनों तरफ से यह है कि एक मामला इसमें, लेकिन अब समाप्त होना चाहिए ये मामला। लेकिन क्या आपको लगता है कि आनंद मोहन जो बोल रहे हैं उसके पीछे जेडीयू के कुछ और भी नेता हैं? कई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। आनंद मोहन तो स्वयं भी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्हें सम्मान से सभी वशिष्ठ दा कहते हैं, उनका नाम लेकर उन्हें उद्धृत कर ही रहे हैं कि उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका सब कुछ भुला दिया गया। तो क्या पर्दे के पीछे से जेडीयू के भी कुछ नेताओं का समर्थन प्राप्त है? और यदि प्राप्त है तो ये कहां तक जाएंगे? इतनी हिम्मत है कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे और जेडीयू को तोड़ देंगे? देखिए, निश्चित रूप से लोग पीछे हैं इसके, और वही हमने पहले कहा कि इंटरनल पॉलिटिक्स है, जेडीयू के लोग ही नहीं समझ रहे हैं कि अभी हम्म उनके ऊपर कितना खतरा मंडरा रहा है। तो हम्म आनंद मोहन एक समय बड़ी ईमानदारी से जेडीयू के लिए काम कर रहे थे, अभी भी हो सकता है कि कर रहे हो, या हो सकता है कि अब जी। मोह भंग हुआ हो, लेकिन हम्म चुनाव के पहले वो बड़ी ईमानदारी से, हम लोगों ने पहली बार का देखा ना कि जब नेताओं को शामिल कराने की बात हो रही थी, वशिष्ठ नारायण सिंह के सहयोग से वो उन्होंने कई पहल की थी, आनंद मोहन ने पहल की थी। तो कई हम्म नेता ऐसे हैं जो बाद में आए, पार्टी में शामिल हुए, आनंद मोहन के साथ दोस्ती है, आनंद मोहन के साथ मिलकर के पार्टी बनाने की बात पहले भी हुई थी, चुनाव के पहले भी हुई थी, अभी भी हो रही है। लेकिन हम्म इस बात को समझना चाहिए है कि कोई भी नेता है जो अपने बेटे को आगे कर चुका है, नई पार्टी बना करके आप उस बच्चे का, अपने बेटे का, अपने उत्तराधिकारी का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते। हम्म अगर कुछ लोग वहां, अगर अगर कोई मौका बनेगा, कोई संभावना बनेगी, तो यही बनेगी, बिल्कुल। यही बनेगी, इसी हम्म फॉर्मेशन में, इसी कॉम्बिनेशन में बनेगी। तो लोग हम्म पीछे हैं, आनंद मोहन के पीछे जेडीयू के लोग हैं, ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं, उनको पता है कि आनंद मोहन को उकसा दो या उनको याद दिला दो कि भाई ये आपके साथ धोखा हुआ है, और वो खुद ही भरे बैठे हैं। देखिए, हम्म ये गुस्सा आज का नहीं है, जब सरकार बनी थी और मंत्री नहीं बनाया गया था चेतन आनंद को, तब का है। जब श्वेता गुप्ता को टिकट दिया गया तब का है। ये कोई ऐसा आज की नाराजगी नहीं है उनकी। मंत्री बिल्कुल। बनाया गया तो उसके बाद उनका गुस्सा फूटा है, और वो उन्होंने उसको बयान कर दिया है। हम्म लेकिन उसके पीछे और भी लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा मकसद पार्टी को मजबूत करना है, हमारा मकसद पार्टी को दो चार लोगों ने, जिन लोगों ने हाईजैक किया, उनके हाथ से निकालना है। ये सिर्फ हम्म। कहने की बातें हैं, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट से गाइड हो रहे हैं। अब अब ये जेडीयू वाले कह रहे हैं, देखिए श्वेता गुप्ता की चर्चा करें। अब जेडीयू वाले कह रहे हैं कि पिछले बार विधान परिषद के चुनाव में अभिषेक झा हार इसलिए गए क्योंकि आनंद मोहन ने उनका समर्थन नहीं किया। और आनंद मोहन ने क्यों समर्थन नहीं किया था, इस पर भी आनंद मोहन ने कई बार टिप्पणी पहले कर चुके हैं। तो ये अब बहुत ही तीखा बार प्रतिबार हो रहा है, और ये जेडीयू के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। देखिए, बहुत पूरे एनडीए के लिए। अब देखिए, अभिषेक झा का मामला आया, फिर वही सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का मामला आ जाएगा, क्योंकि अभिषेक झा के पीछे देवेश चंद्र ठाकुर, अपनी सीट थी देवेश चंद्र ठाकुर की, जी। खाली हुई थी, उन्होंने अभिषेक झा को सीट दिलवाई। तो वो एक हम्म कंट्रोवर्सी चल रही है। ढाका के विधायक पवन जायसवाल के हार जाने में भी लोग कहते हैं कि आनंद मोहन का ने मदद नहीं किया, चूंकि आनंद मोहन के साथ उनका विवाद हो गया था एक समय, जब हम्म मतलब चुनाव के ठीक पहले की बात है। तो हम्म। इसका मतलब आनंद मोहन की ऐसी हैसियत तो है ना कि नुकसान कर सकते हैं।
आपको बिल्कुल। विधानसभा सीट पर, विधान परिषद की सीट पर, लोकसभा की सीट पर नुकसान कर सकते हैं। तो इस बात को भी समझना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। उनको एक पार्टी की जरूरत है, पार्टी को उनके जैसे एक नेता की जरूरत है, लवली आनंद की भी जरूरत है, चेतन आनंद जैसे युवा नेता की भी जरूरत है। और हम्म। अगर निशांत की टीम आगे बनती है, कोई टीम बनेगी ही, क्योंकि जब वो राजनीति में आ गए हैं तो ऐसे तो होता नहीं है कि आ गए तो छोड़ के बैठ गए। तो उस समय तो ये चाहे अरुण कुमार के बेटे हों या ये आनंद मोहन के बेटे हों, ये सब तो निशांत की टीम में आते हैं। तो आप जी। उस टीम के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, पार्टी को लेकिन मजबूत करना निषाद की चाहिए। टीम को वो तवज्जो नहीं मिल रहा है अजीत जी, यह भी खबर है, आंतरिक खबर नहीं यह मिल है रही। कि निषाद की टीम को जो नीतीश कुमार के लोग हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन दो लोगों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ललन सिंह और संजय झा की नहीं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वही तवज्जो नहीं दे रहे हैं और डांट भी दे रहे हैं। चंपारण में भी डांटा गया था कई विधायकों को, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा ना ज्ञानेश्वर जी। अभी तक 22 साल हो गए राहुल गांधी को निपटाते निपटाते। जो जी। उनके पिताजी की टीम थी, जो अब हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्या राहुल गांधी समझा लेते। हम्म। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गाड़ी में बैठे थे और ऐसी तीखी बहस हो गई राहुल गांधी की कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। सोचिए, हम्म। राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह से की ऐसी बहस हो गई। उस बहस के बाद गाड़ी रुकवा करके अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम तुम्हारी मम्मी से बात कर लेंगे, और गाड़ी से उतर गए। तो अब उसका उनका क्या कर सकते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का या अहमद पटेल का या दिग्विजय सिंह का या दूसरे जो नेता थे जनार्दन द्विवेदी का, मोतीलाल वोरा का, इन सब लोगों का क्या कर सकते थे राहुल गांधी। तो बिल्कुल अब धीरे बिल्कुल। धीरे समय तो लगा है, सब लोग चले गए, सब लोग हाशिए पर चले गए। प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी के साथ क्या कर लेते राहुल गांधी, कौन सी बात करवा लेते। तो निशांत के साथ यही समस्या है। तो ये समस्या उनकी टीम के साथ भी होगी। लेकिन इस समय अगर कोई टीम बनती है और वो टीम निशांत को मजबूती देती है तो आगे उनका समय आएगा। किसी का समय थोड़ा बीता जा रहा है। तो ये समझना चाहिए कि पार्टी को अभी मजबूत करने की जरूरत है, अभी पार्टी को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, बल्कि बीजेपी का फायदा ही होगा। अगर जी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जेडीयू कमजोर होती है तो बीजेपी का फायदा होगा। ये भी लोग कह सकते हैं कि बीजेपी के भी कुछ लोग डिजाइन करवा रहे हैं जेडीयू के भीतर इस तरह की चीजें कि वो हो जाए और जेडीयू कमजोर हो जाए तो बीजेपी को फायदा हो बिल्कुल, जाए। जिस तरीके की तो ट्रोलिंग चल रही है निशांत कुमार की, उसके पीछे हाँ, कई लोगों का दिमाग बताया जा रहा है कि किस तरीके से जब बिल्कुल। नीतीश कुमार को बीमार बताया गया था। तो हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हम्म। के भीतर से भी कुछ ना कुछ तो खिचड़ी है। ठीक है, हाँ, नीतीश कुमार के प्रति सम्राट चौधरी समर्पित है, लेकिन बीजेपी के सभी लोग समर्पित हो जाए, यह बात कहाँ से संभव है। बीजेपी की तो अपनी लीडरशिप है ना। बीजेपी की तो अपना नेतृत्व काम करने का एक तरीका है उनका। वहां सब चाहिए बीजेपी को। बीजेपी को चांद से कम कुछ नहीं चाहिए, तारों से काम नहीं चलता है। बीजेपी को चांद चाहिए है, बीजेपी को सब कुछ चाहिए है। उसका अपनी पार्टी को अकेले दम पर मजबूत होना है उसको। ये उनकी पॉलिसी है लीडरशिप की। तो उस लीडरशिप में कोई कमजोर होता है, कोई सहयोगी रहा हो, कितना भी कमिटेड रहा हो, अगर वो चला गया तो कमजोर हो गया तो ठीक है, उसकी जगह बीजेपी ले लेगी। तो इस बीजेपी हो सकता है कि इस काम को करा नहीं रही हो, लेकिन इससे फायदा उसको हो सकता है। हो सकता है कि बिल्कुल। करा भी रहे हो, कुछ लोग लगे भी हो, इंस्टिगेट कर रहे हो कि जेडीयू के अंदर कलह चलती रहे। इस कलह में जेडीयू अभी क्या है, जेडीयू 85 एमएलए की पार्टी है और किसी जी। समय 85 86 85 एमएलए अगर, और एमएलसी में भी ताकत है, 12 एमपी हैं, अगर ये सब लोग मजबूत रहेंगे, आपस में झगड़ा नहीं होता रहेगा तो बीजेपी को तो थ्रेट रहेगा ही ना, हमेशा थ्रेट रहेगा बीजेपी बिल्कुल को। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। चलता रहे जेडीयू के अंदर, ये बीजेपी को सूट कर रहा है। इस बात को भी जेडीयू के लोगों को समझना चाहिए और आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाना चाहिए कि ये बात आगे नहीं बढ़े। चलिए, तो देखिए ये बात आगे ना बढ़े, अब चलते हैं सम्राट चौधरी की ओर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से सहयोग शिविर, सरकार को पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य कि आपको ऑफिसों का चक्कर ना काटना पड़े, आपको बाबुओं के पास न जाना पड़े, सरकार आपके पास पहुंचेगी। और आज इसकी शुरुआत पूरे बिहार में हुई है और जो व्यवस्था बनाई गई है, जो दावा किया जा रहा है कि जनता की समस्या का निष्पादन मुख्यमंत्री के यहाँ सीधी शिकायत होगी, फिर मॉनिटरिंग होगी और 30 दिन में शिकायत का निपटारा न हुआ तो निपटारा न करने वाले अधिकारी प्राधिकारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे। तो यह बड़ा काम सम्राट चौधरी की ओर से, इसका कितना प्रभाव दिखेगा जी जी। देखिए, इसका निश्चित रूप से प्रभाव दिखेगा, जनता में एक भरोसा बनेगा। सबसे बड़ी चीज है कि व्यवस्था के ऊपर जनता का भरोसा बने। आम हम्म। आदमी बिहार में ये समझ लिया था कि उसका काम नहीं होगा, उसको हम्म। काम के नहीं तो आप सोच सकते हैं कि कभी इतना छोटा छोटा जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और उम्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विधायक से फोन कराना पड़ेगा।
हम्म। ये तो इतना सहज, इतना बिल्कुल। आसान काम है, इसके लिए क्या विधायक से फोन कर रहे हैं? तो ऐसी ऐसा आवेदन लेकर के लोग विधायक के दरवाजे पर बैठे रहते हैं कि आप जरा जी। फोन कर दीजिए सीओ साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ या मुखिया के यहाँ। लोग इस तरह की चीजों के लिए आवेदन लेकर के बैठे रहते हैं। तो हम्म। ये इसलिए है क्योंकि व्यवस्था पर लोगों का, व्यवस्था से उनको नहीं मिल रहा है, ये चीजें भी नहीं, उनको ये सुविधाएं भी नहीं हासिल हो पा रही हैं। तो अगर ये चीजें, इस तरह की शिकायतें, इस तरह के काम उनकी आराम से होने लगेंगे तो एक व्यवस्था हम्म। में भरोसा बनेगा। उनको, आम आदमी को बहुत बहुत चीजें नहीं चाहिए। वैसे बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम भी बिहार में शुरू हो गए हैं। आपने हम्म। इस बात को काफी हाईलाइट किया कि भाई जो गौतम अडानी आए और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल। वादा किया, उससे बड़ी चीजें भी होंगी, बड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। मतलब रोजगार और पलायन जो है, बेरोजगारी और हम्म। पलायन, उसका भी समाधान होगा और वो अपने आप फिर गरीबी दूर करने की दिशा में बढ़ेंगे लोग। लेकिन उसके पहले छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों का भरोसा बनना चाहिए। तो एक जी। छोटी बात का भरोसा बनाने के लिए, इसलिए तो इसके लिए जनता दरबार लगाते थे ना नीतीश कुमार की। जनता दरबार में निश्चित है। आएगा, आवेदन बिल्कुल। देगा और सामने से बात होगी। उसको सहयोग शिविर के तौर पर सम्राट चौधरी ने उसको अपना फेयराइज किया, उसको अपने तरह से एक नया कंस्ट्रक्ट दिया है उन्होंने। और ये हम्म। उसी का रूप है, जैसे सरकार आपके द्वार होता है, जैसे जी। बंगाल में द्वारे सरकार चलती थी, या डोर स्टेप जो गवर्नमेंट का आप कहते हैं कि आपके दरवाजे पर पहुंचेगी, वो योजना, उस योजना का विस्तार है ये, कि सरकार हम्म। आपकी मदद के लिए खड़ी है। आप आइए, आप कहिए और आपका काम होगा। और हम लोगों ने कहा था, आपको ध्यान ही होगा, आप तो बार बार हम लोग कहते हैं इस बात को कि मुख्यमंत्री सचिवालय से इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो सीधा बिल्कुल। मुख्यमंत्री सचिवालय मॉनिटर कर रहा है। हमको ये देख करके अच्छा लगा, आज का जो बयान है सरकार का, उसमें ये हम्म। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से नोटिस जाएगा। जी। अगर जी। सूचना मिले, इसका मतलब अगर सहयोग में जो शिविर में अगर कोई मामला आता है तो उस मामले की लिस्टिंग सीएमओ के मतलब सीएम के सेक्रेटेरिएट में भी होगी उसकी लिस्टिंग। बिल्कुल। बिल्कुल, और या उसमें पोर्टल एक पर ही टाइम, आप कंप्लेन करा देते हैं, या जो हाँ टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वहां कंप्लेन करा, तब भी मुख्यमंत्री जो आबा कार्यालय है वो मॉनिटरिंग करेगा। हाँ, मुख्य वही आपने आपने कर दिया तो सीएम सेक्रेटेरिएट में भी वो रजिस्टर हुआ। और डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां शिकायत है वहां तो रजिस्टर हुआ ही। और जी। अगर टाइम पर नहीं हुआ निपटारा उसका, और वो लिस्ट से गायब नहीं हुआ, तो 10 दिन के बाद एक नोटिस जाएगा और फिर 25 दिन के बाद एक नोटिस जाएगा। और उसके बाद वो अधिकारी सस्पेंड माना जाएगा। तो ये चीजें ज्ञानेश्वर जी, अब टेक्नोलॉजी ने इन चीजों को इतना आसान बना दिया है। हम्म। जैसे हम हर व्यक्ति के देख में आज फोन में हम लोग वो लगा लेते हैं, नोटिफिकेशन लगा लेते हैं कि हम्म। हमको 5 बजे ये काम करना है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा 5 बजे आपका काम, ये आप घंटी बज जाएगी कि आपको ये काम 5 बजे करना है। उसी तरह बिल्कुल। से अब एल्गोरिदम ऐसा है कि कंप्यूटर में हजारों नहीं लाखों शिकायतें दर्ज हैं, वो सब पर्सनलाइज हो जाएंगी। कौन किसका निपटारा किस दिन होना है, अगर उस दिन नहीं हुआ तो अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा किसका निपटारा नहीं हुआ है, इस पर हम्म। नोटिस भेजिए। और जी। ऑटोमेटिकली चाहिएगा तो उस एल्गोरिदम से ऑटोमेटिकली नोटिस भी जनरेट हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम आदमी की समस्या का समाधान करने की दिशा में एक अगर पहल होती है, ये बहुत बड़ी पहल है। इससे लोगों का भरोसा बनेगा। लेकिन हम खाली सिर्फ यहाँ हम्म। एक चीज और जोड़ना चाहते हैं ज्ञानेश्वर जी, कि ये जो उपाय है ये सब आपातकालीन उपाय होते हैं। आपने, जी। जब तक आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तब आप इस तरह के उपाय करते हैं, शिविर हम्म। लगा करके उसमें शिकायत करेंगे। और इस बीच आप कोशिश सरकार को करनी चाहिए है कि सिस्टम जो है वो ठीक हो जाए, ताकि बिल्कुल। लोगों को शिकायत और शिविर इस सब की जरूरत नहीं पड़े। सिस्टम ठीक हो हम्म। जाए, सिस्टम के तहत काम होता रहे। हम्म। 50, हम दिल्ली में तो 50 से ज्यादा सेवाएं ऐसी हैं जो आप घर बैठे कंप्यूटर पर करिएगा और आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। उसके लिए कहीं कुछ नहीं जाना है। सब बिल्कुल। चीजें घर बैठे आप करिए, ऑनलाइन हो जाएंगी, सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। तो ये सिस्टम, इस समय का इस्तेमाल करके, अभी के समय की जरूरत है कि आप शिविर लगा करके शिकायत लें और ये सख्ती बरतें कि टाइम फ्रेम के अंदर काम पूरा हो, नहीं तो हम सस्पेंड करेंगे। और हम्म। इससे जो आपको समय मिलता है, उस समय में आप सिस्टम को बेहतर बना दें, सिस्टम को मतलब रूटीन में बना दें। ये सब चीजें रूटीन में हो जाए, कि ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। बिल्कुल। तो देखिए रूटीन मतलब अपने आप हो जाएगी। और देखिए हाँ नीतीश, सम्राट चौधरी, माफ कीजिएगा बार बार नीतीश कुमार का ही नाम आ जाता है, सम्राट चौधरी। देखिए हम लोगों ने जब सैटेलाइट टाउनशिप की बात की और कहा कि देखिए किसान परेशान होंगे क्योंकि उनकी जमीन ले ली जाएगी, किसानी बंद हो जाएगी, और कहा जा रहा है कि 55% जब डेवलप हो जाएगा, डेवलप कितने साल में होगा पता नहीं, तो हम लोगों ने ही सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। और सम्राट चौधरी ने यह बात हमारे आपके कार्यक्रम में सुनी और आज छपरा में उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं, देखिए जमीन कब काम आती है, जमीन बीमारी में काम आती है, जमीन पढ़ाई में काम आती है, जमीन शादी में काम आती है, जमीन शोक में काम आता है। और यदि जमीन डेवलप हो जाएगा फिर पैसा वापस आएगा, तो ऐसे में तो बहुत ही विकट परिस्थिति हो जाती है और आंदोलन भी खड़े हो जाते हैं। तो आज सम्राट चौधरी ने कह दिया कि यदि घर में कोई परेशानी है, शादी है, तो जमीन का 4 गुना मुआवजा, जिनकी जमीन सैटेलाइट टाउनशिप के लिए ली जा रही है, उन्हें तुरंत मिल जाएगा, जिलाधिकारी निष्पादन कर देंगे। तो ये भी एक बड़ा फैसला हो गया अजय जी।
काफी बड़ा फैसला और एकदम जरूरी फैसला था। देखिए ये सरकार तो जनता के लिए ही है ना, लोगों का काम बिल्कुल। करने के लिए है ना। सरकार का अपना हम्म, क्या काम है? सरकार अपने लिए थोड़े चल रही है। सरकार मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए तो चलती नहीं है ना, प्रधानमंत्री के लिए जी। चलती है। सरकार हम्म, का तो गठन ही जनता के काम के लिए हुआ है ना। तो ये देखिए ये एक त्वरित जो निष्पादन करने की व्यवस्था की बात होती है, वो व्यवस्था इस सरकार में सम्राट चौधरी ने इस बात का ध्यान रखा है कि आपने कोई पॉलिसी बनाई, आप या पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, उससे अगर कोई सफर करता है, उस किसी को परेशानी होती है, तो उस परेशानी को तत्काल दूर करने के उपाय किए जाए। ये परेशानी थी, बड़ी परेशानी थी लोगों के सामने बिल्कुल। कि जमीन अगर फंस जाती है और 2 साल 4 साल लगेगा ही जमीन को डेवलप करने में, क्योंकि उसके साथ बहुत हम्म, सारी चीजें होती हैं। इस बीच क्या करेंगे उस जमीन का? ये अच्छी बात है, जो अफोर्ड कर सकता है वो इंतजार करेगा, क्योंकि उसको पूरी तरह से डेवलप की गई जमीन का 55% हिस्सा मिलेगा। डेवलप की गई जमीन का मतलब वहां सड़क होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, सीवेज की व्यवस्था होगी, वो तमाम चीजें डेवलप होकर के उसको मिलेंगी, फिर उसकी जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। तो जी। जो अफोर्ड कर सकता है वो इंतजार करे, जिसको हम्म, जरूरत है वो सरकार से अप्रोच करे और उसको 4 गुना जमीन का। अब ये जो अब बिहार में तो ऐसे जो सर्किल रेट है, वो सर्किल रेट ही बहुत ज्यादा है, उसी का 4 गुना मिले तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा रकम होती है। तो वो हम्म, जो भूमि अधिग्रहण का पुराना कानून है, उस कानून में भी यही है कि बाजार के रेट से 4 गुना ज्यादा मिलेगा, तो वो मिल हम्म, जाएगा उनको। तो ये जनता के लिए ही दोनों चीजें हैं। जो सहयोग शिविर में उन्होंने उपाय बताए, जो सुझाव दिए हैं जनता के काम के लिए, जो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और ये वाला मामला भी, तो ये डायरेक्टली जनोन्मुख काम है, जिनसे लगता है कि आप जनता की बात को समझ रहे हैं, जनता की जरूरतों को समझ रहे हैं, उसकी परेशानियों को समझ रहे हैं और उसका निराकरण करने के उपाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब बाबूशाही में चीजें नहीं फंस रही। अब इसके लिए बिल्कुल। ही कहते कि अब इसी के लिए फाइल बनती, फाइल चलती, महीनों तक लोग इंतजार करते, तो वो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर हम्म, दिया कि भाई ये जी। सहयोग शिविर भी लगेगा, ये जमीन का मामला भी इस तरह से निपटेगा। उन्होंने फिर वहीं पर वो सैटेलाइट टाउन की बात छपरा में कही ही कि वो टाउनशिप वहां विकसित होगी। तो ये सब चीजें कर हरियाणा। रही है सरकार। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सब चीजें सरकार कर रही है। हरिहरनाथ का उन्होंने कहा वहां वहां डेवलप करेंगे। तो ये जी। बिहार में भी देखिए, बिहार में कई कई बड़े ऐतिहासिक स्थान हैं जिनका जिनका कॉरिडोर डेवलप होना चाहिए है। वाराणसी के तर्ज पर, काशी विश्वनाथ के तर्ज पर, या माँ विंध्यवासिनी का जैसा बन रहा है, या महाकाल का जैसा बना है, या हम्म, सोमनाथ का जैसा बना है, उस तरह का डेवलप करने की जरूरत है। भाई हम उस दिन सोमनाथ, हम एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में थे, हमने कहा कि हम तो सोमेश्वर महादेव की धरती से आते हैं, अरे राज से, और बिल्कुल, सोमनाथ के बिल्कुल। 75 साल पूरे हुए हैं। तो आप हम्म, सोमेश्वर नाथ का वहां उस मंदिर का डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए हम आपकी वजह, आपके जरिए हम यहाँ ये भी करें कि जब सम्राट चौधरी नगर विकास मंत्री थे, तो उन्होंने हम्म, अरेराज में सोमेश्वर धाम के विकास के लिए उन्होंने पैसा दिया था। वो सेट उसी समय बना था जब वो नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने उसके लिए पैसा सैंक्शन किया था। तो वो जैसे सोमेश्वर नाथ का है, जैसे हरिहर नाथ का उन्होंने कहा, इस तरह के बक्सर जो है, विश्वामित्र है। हाँ, बक्सर है विश्वामित्र का है, भोजपुर का भी, बक्सर का है। तो ये सब चीजें करने की जरूरत है। टूरिज्म भी हम्म, बढ़ेगा। आज देखिए बनारस में 10 गुना 20 गुना ज्यादा बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया बनारस में और अयोध्या में। बिल्कुल। आप देखिए इकोनॉमी का इतना बड़ा सोर्स हो गया वो। तो हम लोग हम्म, पुनौरा धाम का जो मंदिर बन रहा है, कैथवलिया में जो मंदिर बन रहा है, हरिराज में जो मंदिर है, विश्वामित्र की जो भूमि है बक्सर में, इन सबको डेवलप किया जाए। वाल्मीकि आश्रम है भाई, वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ सीता की शरण स्थली है, जहाँ जो रामायण की रचना भूमि है, आप उसका डेवलपमेंट करिए। इतने हिस्टोरिकल वो है, उसको बिल्कुल। डेवलप किया गया जाए। जी अगर है, गया जी है, अजीत जी, गया जी ही गया जी है। हैं, अकेले गया जी हाँ, हैं, बताइए वहीं इतना जी, बड़ा डेवलप हो सकता है। तो ये सब भी करना चाहिए। रेवेन्यू के सोर्सेज की जब बात होती है कि रेवेन्यू का सोर्स कहाँ से आएगा, बिहार में हम्म, कहाँ से, तो ये एक बड़ा सोर्स हो सकता है रेवेन्यू का। इतना लंबा हम्म। गंगा जी का किनारा है वहां, तो कितनी चीजें ऐसी डेवलप हो सकती हैं जिसके लिए देश दुनिया से लोग आएंगे। चलिए, तो देखिए, बहुत कुछ हो सकता है बिहार में और सम्राट चौधरी करने का प्रयास कर रहे हैं और त्वरित निष्पादन की ओर सरकार बढ़ रही है। जब थमेगी तब भी बताएंगे। और जेडीयू के भीतर अंतर कलह है। अब आनंद मोहन रुकते हैं या आगे और बढ़ जाते हैं, यह देखने की बात होगी। नीतीश कुमार भी सामने से आ गए, संजय सिंह के यहाँ जाना आनंद मोहन को जवाबी था। तो आगे भी बिहार का हाल बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।